हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर 13 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर। सारे नहीं, मैं कुछ पार्ट्स में कवर करूंगी। इसमें कुछ ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी के आपको आगे के पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज डायापॉज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन। यानी अगर हम डायापॉज की बात करते हैं, वो हाइबरनेशन से कैसे डिफरेंट है। हाइबरनेशन तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। डायपॉज क्या होता है? इट इज अ फेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंट को रोक लेता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो अपनी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोक लेता है। ऐसे में हम उसको डायपॉज बोलते हैं। ठीक है, क्यों रोकता है वो अपनी डेवलपमेंट को? ताकि जो भी अनडिजायरेबल कंडीशन है, जो भी आसपास उसके फेवर में नहीं है, उसके साथ डील कर सके। ठीक है, कई ऐसी स्पीसीज हैं जू प्लैंक्टॉन्स की एंड इंसेक्ट्स की जो डायपॉज शो करती हैं, ताकि वो जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे अपने आप को बचा लें। ठीक है, टू पास थ्रू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन वाइल इन देयर डेवलपमेंट स्टेज। ऑन द अदर हैंड, विंटर स्लीप और हाइबरनेशन, जब हम लोग किसी के हाइबरनेशन की बात करते हैं, उसमें कोई अपनी डेवलपमेंट को रोकता नहीं है, बल्कि इट इज अ रेस्टिंग फेज, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्ट पे चला जाता है। और जो एनिमल्स हैं वो ऐसा जनरली करते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, ठंड से एस्केप करने के लिए। ठीक है, अपने आप को हाइड करते हैं वो शेल्टर में, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो ये करते हैं। दे डू सो बाय एंटरिंग अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी अचीव बाय डिक्रीजिंग देयर मेटाबॉलिज्म। वो कैसे करते हैं? वो इनएक्टिविटी की स्टेट में एंटर कर जाते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर लेते हैं, यानी अपनी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको रोक लेते हैं और एक इनएक्टिविटी की स्टेज में एंटर कर जाते हैं। ये जो प्रोसेस है हाइबरनेशन का, ये ऑब्जर्वेशन में मतलब ये देखने को मिलता है। बियर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, स्क्विरल, बैट, सम रोडेंट्स, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाइबरनेशन। नेक्स्ट है, अगर एक मरीन फिश हम फ्रेश वाटर में डाल दें, फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव? क्या वो फिश सर्वाइव कर पाएगी? वाई और वाई नॉट? मरीन फिश मतलब जो सॉल्ट वाटर की फिश है, उसको आपने नॉर्मल फ्रेश वाटर के एक्वेरियम में डाल दिया, तो क्या वो सर्वाइव करेगी? The chances of survival of marine fish will reduce if placed in fresh water aquarium। यानी कि अगर आपने एक मरीन फिश को फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डाल दिया, तो चांसेस जो है सर्वाइवल के काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है आर ऑल्टर्ड टू हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। उनकी बॉडी को आदत होती है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की, जो उनको मरीन इन्वायरमेंट में मिलता है। ठीक है, लेकिन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट फिशेस फेल टू रेगुलेट द वाटर। लेकिन एक फिश, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की, तो फिशेज वाटर जिसे कहते हैं ना, कि वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकती हैं जो उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू द ऑस्मोसिस। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आउटसाइड द फिश बॉडी, वाटर एंटर्स देयर बॉडी विच कॉजेज द बॉडी टू स्वेल, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द मरीन फिश। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जब सॉल्ट वाटर में रहते हैं तो कंडीशन दूसरी होती है, जब फ्रेश वाटर में रहते हैं तो बाहर का कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग होता है। जब वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आप उनको प्लेस करोगे, तो बाहर का जो पानी है ना, वो अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्वेल हो जाएगी और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक मरीन फिश का बहुत मुश्किल है सरवाइव करना फ्रेश वाटर वाले एक्वेरियम में। ठीक है, नाउ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। How are some microbes able to live in habitat with temperature exceeding 100 डिग्री सेल्सियस? लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो ऐसे हैबिटेट्स में रह लेते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो उनका नाम होता है थर्मोफाइल्स, थर्मोफिलिक, या फिर हम इनको बोल सकते हैं आर्के बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया की फॉर्म है जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता ही है कि बहुत नीचे अगर आप जाएंगे तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, या फिर डीप सी में हाइड्रोथर्मल यानी गर्म पानी के जो जगह है उसके लिए बोला गया है, वहाँ पे थर्मोफाइल्स या फिर आर्के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो हाई टेम्परेचर को बड़े आराम से विथस्टैंड कर लेते हैं, मतलब झेल लेते हैं, जो कि 100 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है इन एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। सच एंटिटीज कंप्राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम। नाउ ये किस वजह से हो पाता है? बिकॉज उनकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं। कैसे? थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम्स उनकी बॉडी में होते हैं जो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी के एंजाइम्स इस तरह से वर्क करते हैं जिससे अगर वो देखो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो आपका प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके एंजाइम्स ही थर्मो रेजिस्टेंट है।
जो हीट को झेल सकते हैं। तो अगर आप उनको बहुत हाई टेम्परेचर में भी लेके जाओगे, उनका जो फंक्शन है वो चलता रहेगा। ठीक है। नाउ लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पोजेसेस बट नॉट इंडिविजुअल। आप ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताइए जो एक पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे बट इंडिविजुअल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ अ ग्रुप of entities belonging to the same species residing in a specific geographical area at a particular time together functioning as a unit can be termed as population। यानी कि ग्रुप ऑफ ऐसी एंटिटी, ऐसे लोगों को मिला के अगर हम बोले, कोई भी हो सकता है, लोग भी नहीं, कोई भी चीज जो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और साथ में एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पॉपुलेशन के केस में हम लोग यूज कर सकते हैं बट आप उसे इंडिविजुअल के केस में नहीं यूज कर सकते हो, जैसे नेटिलिटी और बर्थ रेट। इट कैन बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी जगह पे कितने लाइव बर्थ हुए हैं टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, कितने वहां पे मतलब बच्चे पैदा हुए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, बच्चे यानी एनी इंडिविजुअल, और टोटल वहां की पॉपुलेशन क्या है। बर्थ रेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि कितने आपके, जिसे कहते हैं बर्थ हुए हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो आपने ऐड किए हैं टू द पॉपुलेशन। मोर्टिलिटी और डेथ रेट, जिसका मतलब होता है इट्स अ रेशियो ऑफ डेथ इन अ रीजन टू द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। उस एरिया में कितनी डेथ हुई है और कितनी पॉपुलेशन है उसकी रेशियो। डेथ रेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो लॉस ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी बहुत अच्छे से, और प्लस मैंने वीडियो में समझा भी रखा है, आप मेरे चैनल पे इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरियस एजेस, जब एक पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, सपोज ह्यूमन की ले लेते हैं, तो वहां पे अलग अलग एज ग्रुप के लोग मिलेंगे। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन से पहले वाली स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और बाद वाली जो है ओल्ड एज, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे जो है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरियस एजेस इन अ गिवन पॉपुलेशन, वो एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एट एनी गिवन टाइम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड एज पिरामिड कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट द एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अगर आपको कहीं की भी एज मतलब एज शो करना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, तो आप एज पिरामिड की हेल्प से ये चीज शो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है सेक्स रेशियो। इट इज द काउंट ऑफ फीमेल्स और मेल्स पर 1000 इंडिविजुअल। कितने फीमेल और मेल का काउंट है उसको हम सेक्स रेशियो में मतलब काउंट करते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो के अंदर उसको डालते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज पॉपुलेशन घनत्व जिसे बोल सकते हैं। इट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। दिस नॉट आर, दिस एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने इंडिविजुअल है पर यूनिट एरिया में, उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। सो मैंने इसमें कम ही क्वेश्चंस कवर करे हैं, बट सेकंड पार्ट के अंदर मैं मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी, या फिर 3 पार्ट में मैं इस वीडियो को कवर कर दूंगी, ताकि जो लोग शॉर्ट वीडियो प्रेफर करते हैं उनके लिए भी ठीक रहे, जो लॉन्ग प्रेफर करते हैं उनके लिए भी आई थिंक ये ठीक रहेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। मैं नीचे आपका जो भी 12th के मैंने रिलेटेड प्लेलिस्ट कवर करिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाकर डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।